बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। स्टडी टोपिया लाया अपने 8th एंड 9th फेडरल के स्टूडेंट्स की न्यू बुक्स के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि इसी मंथ फेडरल बोर्ड ने अपना पूरा सिलेबस ही रीन्यू कर दिया है। अब बच्चों के ना तो रिजल्ट पहले की तरह नंबर बेस हैं, ना ही कोर्स पहले वाला है। अब बच्चों के रिजल्ट्स का ग्रेडिंग सिस्टम होगा, बाकायदा ओ लेवल्स ए लेवल्स की तरह से जीपीए बनेगा। और जो कोर्स फेडरल बोर्ड वालों ने अपलोड किया है वो वाकई ही बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अभी तक तो ना तो बुक्स प्रिंट हुई हैं, ना ही अभी तक उन बुक्स की प्राइस कोई तय की गई है। बस दो दो चैप्टर्स हर सब्जेक्ट के उनकी वेबसाइट पे अपलोड हैं। तो बच्चों, मैंने बस ये सोचा कि अब बच्चे बुक्स के प्रिंट होने का इंतज़ार करें, फिर उनकी की बुक्स पब्लिश हों, न जाने इसमें कितना टाइम लगे। तो बस मैंने अपने बच्चों के लिए उन्हीं दो दो चैप्टर्स को प्रिंट करवाया और ख़ुद ही उनकी एक्सरसाइज को सॉल्व करके उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी। अभी मैं अपने बेटे को करवा रही थी कि मैंने सोचा कि बाकी बच्चे भी तो हैं, क्यों ना उनके साथ भी अपने नोट्स शेयर कर लिए जाएं। तो बच्चों, मैं आपको पहले बता दूं कि क्योंकि रमज़ान के दिन चल रहे हैं और बीइंग अ मदर मुझे बच्चों की स्टडीज़ के साथ साथ घर भी देखना है, इसीलिए जल्दी जल्दी घरेलू अंदाज में थोड़ा रफ स्टाइल में नोट्स बनाए हैं। अगर मैं इनको नीट करने बैठी तो पता नहीं वीडियो बन भी पाएगी या नहीं। तो बच्चों, जो मैंने अपने बेटे के लिए नोट्स बनाए हैं उन्हीं को आपके सामने एक्सप्लेन करने लगी हूँ। अगर कुछ समझ में ना आए या कोई प्रॉब्लम हो तो बगैर किसी हिचकिचाहट के कमेंट कर दीजिएगा, मैं फौरी उसको रिप्लाई कर दूँगी। तो बच्चों, ये है वो बुक जो फेडरल बोर्ड वालों ने जो ये नई स्टार्ट की है, नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की तरफ से, फेडरल टेक्स्ट बुक इस्लामाबाद। और अब हम स्टार्ट करते हैं अंदर से देखना। देखिए, अच्छा बच्चों, ये देखें आप लोग, अगर यहाँ पर देखें तो एक तो ये टेस्ट एडिशन है। टेस्ट एडिशन के अलावा यहाँ पे ये देखें प्राइस का जो खाना है या फिर प्राइस के आगे जो एरिया है ये इन्होंने खाली छोड़ा हुआ है। यहाँ पे प्रिंटर के आगे ये जो जगह है ये खाली, क्योंकि अभी ये प्रिंट भी नहीं हुई है। अभी सिर्फ ये कि उन्होंने एज अ मॉडल जो है इतना 2 चैप्टर्स अपलोड किए हैं। और सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, ये देखें, वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएशंस, चैप्टर नंबर 1। अच्छा बच्चों, चैप्टर की रीडिंग आप खुद कर लीजिएगा, मैं सिर्फ एक्सरसाइज का आपको बताने लगी हूँ। याद रहे कि अभी यानी कि न्यू सिस्टम का कोई मॉडल पेपर अपलोड नहीं हुआ, तो कोई चीज़ हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए पूरे चैप्टर की ट्रांसलेशन बा मुहावरा लाजमी कर लेनी है आपको, बिकॉज लास्ट टाइम के पैटर्न में ट्रांसलेशन थी। अब वो मतलब कि आप पेपर के अंदर देखें तो बाकायदा तौर पे ट्रांसलेशन का एक क्वेश्चन आता था। अब जो है हम चलते हैं अपनी आगे एक्सरसाइज की तरफ। ये देखें बच्चों, पहले आ जाता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट डज द होली कुरान नरेट्स अबाउट मर्सी। अब इसका जो आंसर मैंने निकाला है, ये देखें, द होली कुरान नरेट्स दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was sent as a mercy for all the worlds। कुरान सूरत नंबर 21 आयत नंबर 07। और फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इनका है, हाउ डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट द नॉन बिलीवर्स आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। और इसका आंसर जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। इसका ये आंसर है, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड द नॉन बिलीवर्स विद फॉरगिवनेस एंड मर्सी, डिक्लेयरिंग, और फिर यहाँ पे डबल कॉमा में आएगा, यू मे गो फ्री, नो रिप्रोच दिस डे शैल बी ऑन यू, मे अल्लाह फॉरगिव यू। यहाँ तक, और फिर इसके बाद हमारा है फुल स्टॉप। यह हमारा है सेकंड का आंसर। अब थर्ड का क्या है क्वेश्चन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मर्सी फॉर ऑल, एक्सप्लेन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ये बनेगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मर्सी फॉर ऑल बिकॉज हिज टीचिंग्स एंड एक्शंस सिंप्लीफाई
compassion, kindness, and mercy towards all being, encompassing humans, animals, and even nature. इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, नरेट एन एग्जाम्पल ऑफ काइंडनेस टू एनिमल्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा, an example of kindness to animals from the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is when a traveler quenched the thirst of a dog and was rewarded with the forgiveness of his sins. और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, what reward did the traveler get on quenching the thirst of the dog? फिफ्थ के आंसर ये बन जाएगा, द ट्रेवलर हु क्वेंच्ड द डॉग्स थर्स्ट वाज रिवॉर्डेड विद द फॉरगिवनेस ऑफ हिज सिंस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, हाउ शुड वी ट्रीट एनिमल्स? आंसर क्या बनेगा हमारा, वी शुड ट्रीट एनिमल्स विद काइंडनेस, कंपैशन एंड मर्सी फॉलोइंग द एग्जाम्पल सेट बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ऑल्सो नरेट्स इट्स सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट एज? इसका आंसर है, द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैशन, काइंडनेस एंड मर्सी टुवर्ड्स ऑल बीइंग्स. This lesson is significant in the present because it promotes harmony, empathy, and respect in society, leading to a more peaceful and compassionate world. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. इसके अंदर है, द प्रीचिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ह्यूमैनिटी. द अंडरलाइंड फ्रेज मीन्स, ये अब ये इसकी फर्स्ट मतलब कि ये ए बनता है इसकी ऑप्शन, अ लाइट फॉर गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी. सेकंड आ जाता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ एन epitome of mercy for all the words. The underlining word means embodiment. अब थर्ड जो है, द मदर बर्ड started dash when her chicks were taken away from nest. इसके बाद क्या है, बी यानी सर्चिंग. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम conquered मक्का during dash year of his prophethood, यानी नबूवत. इसका यानी कि ऑप्शन आ जाती है ए 21st. इसके बाद फिफ्थ आ जाता है हमारा, द वन विद नो डैश फॉर अदर्स इज नॉट पिटाइड. मतलब इसका ऑप्शन बन जाती है हमारी डी, पिटी. अच्छा बच्चों, इसके बाद हमारी आ जाती है वोकेबलरी एंड ग्रामर. अब क्या चीज़ है कि फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग अ प्रेशर एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच दे बिलोंग्स टू. अब यहाँ पर मैंने जो है इतना देखें सिनोनिम्स निकाले हैं. अच्छा बच्चों, मैंने क्या किया है कि देखें, ये फर्स्ट क्वेश्चन के भी जितने वर्ड्स हैं और ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है इसके अंदर उन्होंने सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का पूछा है, लेकिन मैंने इसके भी सिनोनिम्स निकाले हैं, इसके भी सिनोनिम्स निकाले हैं. तो बच्चों, बेहतर यही होता है कि इंसान जितनी ज़्यादा अपनी वोकेबलरी बढ़ाए उतना ही अच्छा होता है. मैं अपने बच्चों को तो करवा रही हूँ इसके भी सिनोनिम्स, इसके भी सिनोनिम्स. आप भी ले लें, हो सकता है कि आगे जाके आपके काम आ जाए. तो लेकिन ये है कि अब जिस तरह से ये कि मैंने जिन जिन को मैंने टिक मार्क किया है, ये तमाम के तमाम वो हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन के हैं, जो टिक वाले हैं. और जो मतलब कि ये कि अनमार्क्ड हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 2 के हैं. अब सबसे पहले क्या आता है हमारा, यानी कि पहला आ गया हमारा सस्टेनर. सस्टेनर क्या है, सपोर्टर, मेंटेनर, प्रोवाइडर. इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच बनता है वो नाउन है. ये देखें, उन्होंने साथ साथ पूछा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच दे बिलोंग्स टू, वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है. तो पहला क्या क्या है, नाउन.
फिर आ जाता है हमारा पार्डन, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। अब वो आप खुद देख लीजिएगा, आगे पीछे हो गए हैं मुझसे गलती से, लेकिन ये कि थोड़ा सा आपका भी होमवर्क हो जाएगा, सारा हलवा थोड़ी देना होता है बच्चों। अब यहाँ पे आ गया हमारा पार्डन। पार्डन का क्या है? फॉरगिव, एक्सक्यूज, एब्सॉल्व। ठीक है, इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच बनेगी वो है वर्ब और नाउन। फिर आ जाता है हमारा लेगेसी। लेगेसी क्या है? इनहेरिटेंस, हेरिटेज, बीक्वेस्ट। ठीक है, ये हमारा नाउन बनता है, ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का है। फिर आ जाता है एपिटोमाइज। एपिटोमाइज का क्या होगा? एग्जाम्पलीफाई, रिप्रेजेंट, एम्बॉडी। ठीक है, ये हमारा वर्ब बनता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा क्लेम, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। इसका होगा एलिज, एसर्ट, मेंटेन, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा वर्ब और नाउन। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का है जो मेन है इसका, लीनियंट। लीनियंट क्या क्या होगा हमारा साइनोनियम? टॉलरेंट, फॉरगिविंग, इंडल्जेंट, और ये बन जाता है हमारा एडजेक्टिव। फिर उसके बाद हो जाता है वेयरली। वेयरली का क्या होगा हमारा? ट्रूली, सर्टेनली, और इंडीड, और ये है हमारा एडवर्ब। फिर हमारा आ जाता है जनाब कंपेन। कंपेन का क्या होगा? क्रूसेड, एफर्ट, मूवमेंट, और ये हमारा नाउन और वर्ब, ये दोनों इसके पार्ट ऑफ स्पीच हैं। फिर मिलिट्री, इसका क्या होगा? आर्म्ड, यानी कि हमारे यहाँ बोला तो मिलिट्री जाते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं ना तो मिलिट्री बोलते हैं हम। अब यह है आर्म्ड, डिफेंस, सोल्जरी। ठीक है, और इसका हमारा पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा एडजेक्टिव और नाउन। फिर आ जाएगा क्लॉक। क्लॉक का क्या होगा हमारा? केप, कवरिंग, मेंटल। ठीक है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनेगी हमारी? नाउन एंड वर्ब। फिर आ जाता है हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का, हार्मनी। हार्मनी का क्या होगा? एग्रीमेंट, कॉन्कर्ड, और यूनिटी, और ये है हमारा नाउन। और फिर आ जाएगा माइरेट्स। माइरेट्स का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का है। माइरेट्स का ये काउंटलेस है, न्यूमरस हो गया, मल्टीट्यूड हो गया, ये हमारा नाउन बनता है। फिर आ जाता है हमारा क्वेंच। क्वेंच का क्या होगा? एक्सटिंग्विश, सेटिस्फाई, स्लेक, और ये हमारा बनता है नाउन, वो सॉरी वर्ब। अब उन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है ना, दरअसल इसमें क्या है? कंसल्ट अ डिक्शनरी और एन ऑनलाइन सोर्स फॉर फाइंडिंग आउट द पंक्चुएशन, वो सॉरी प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब हमें इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखनी है कि इसमें स्लेबल्स कितने हैं, इसको बोला कैसे जाता है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हम कैसे लिखेंगे? देखें, पहला क्या है? मेरिएट्स। मेरिएट्स के स्लेबल्स काउंट कितने हैं? 3, यानी 3 इसके मेरिएट्स के स्लेबल काउंट है। मेर, ई, एड्स। ठीक है, फिर आता है मिलिट्री, जिसे हम बोलते हैं आम तौर पे, लेकिन ये है मिलिट्री। ठीक है, इसके जो स्लेबल काउंट हैं वो 4 बनते हैं। मिल, ई, टेर, री। फिर उसके बाद आ जाता है लेगेसी। लेगेसी के ये काउंट बनते हैं 3, लेग, ए, सी। फिर उसके बाद हमारा पार्डन। पार्डन के स्लेबल काउंट बनते हैं 2, पार और डन। और क्वेंच, क्वेंच के यानी स्लेबल काउंट बनता है 1, और क्वेंच को हम क्वेंच ही की तरह से बोलेंगे। फिर उसके बाद क्लेम आ जाता है। क्लेम का भी स्लेबल काउंट 1 ही है, और वो भी पूरा क्लेम ही कहलाएगा। और फिर उसके बाद बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अच्छा बच्चों, इसके बाद आप ये देखें कि नीचे इन लोगों ने एडजेक्टिव का बताया आपको कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। अब ये चीज़ें आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसकी जो एक्सरसाइज है ये मैंने सॉल्व की है, जिस तरह से फॉर्म एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन। अब ड्यूटी का क्या होगा? ड्यूटी, ड्यूटीफुल। आइस, आइसी। पीस, पीसफुल। ब्यूटी, ब्यूटीफुल।
बच्चों ये मैंने ऊपर असल में पेंसिल से लिखा हुआ है, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, इसलिए जो मैं बोल रही हूँ वो आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद उन्होंने कहा है रीड द गिवन सेंटेंसेस बिलो एंड सर्कल द एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे हमारी मतलब कि ये कि इतना जिस तरह से इन लोगों ने आपको यहाँ पे भी बताया है कि किसी चीज़ की खसूसियत को कहते हैं, यानी कि अ वर्ड विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन एज इन अ रेड हेड और अ क्विक फॉक्स। इसमें इन दोनों के अंदर जो रेड का वर्ड है और जो क्विक का वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि वो इसकी खसूसियत बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ये जो अल्फाज हैं, द होमलेस बेगर, अब इसमें होमलेस जो है ये इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। द फॉक्स इज अ स्लाई एनिमल, इसमें स्लाई जो है एडजेक्टिव बन जाएगा। मैरी हैड अ लिटिल लैम, इसके अंदर लिटिल जो है इतना, वो इसका एडजेक्टिव बन जाएगा। द सेल्फिश जाइंट, इसके अंदर सेल्फिश जो है वो एडजेक्टिव बन जाएगा। द फुलिश डॉग, इसके अंदर फुलिश बन जाएगा। और फिर फुलिश डॉग, इसके अंदर फुलिश बन जाएगा। और फिर इट्स फूड भी आता है आगे, याद रखें यहाँ पे दो हैं। द फुलिश डॉग बार्क्ड एज इट्स रिफ्लेक्शन एंड लॉस्ट इट्स फूड, इसमें इट्स और फुलिश ये दोनों जो है इसके एडजेक्टिव बन जाएंगे। अब फिर इसके बाद ये चीज़ें आप खुद पढ़ लीजिएगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इतनी लंबी वीडियो मैं नहीं कर रही हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। और फिर आ जाता है हमारा कंप्लीट द सेंटेंसेस कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब इन ब्रैकेट। अब जो है मतलब कि ये कि इफ़ इट डैश, यानी कि रेन लिखा हुआ है, रेन्स होगा, इफ़ इट रेन्स। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड क्या है, इफ़ आई फिनिश, फिनिश नहीं ये फिनिश का फिनिश ही रहेगा। और इफ़ आई फिनिश वर्क अर्ली आई विल गो टू द सिनेमा। फिर उसके बाद थर्ड आ जाता है शी विल फेल द एग्ज़ाम इफ़ शी डज नॉट स्टडी। ये नॉट स्टडी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या आना है, डज नॉट स्टडी। और मैंने ये पेंसिल से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने अपने बेटे को ये रेस करवा के इसी के ऊपर मैंने इसको प्रैक्टिस करवानी है, इसलिए मैंने पेंसिल से लिखा है। और पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, आप अगर आप देखें तो गौर से देखें तो ये बहुत लाइट सा मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि ये सा याद कर ले। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा फोर्थ आ जाता है इफ़ ही ईट्स, यहाँ पे ईट्स आना है, इफ़ ही ईट नहीं होगा, इफ़ ही ईट्स होगा। फिर होगा फिफ्थ का दे विल कम टू द पार्टी इफ़ दे गेट, ये गेट को आप गेट ही रहने देंगे क्योंकि ये विल है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अच्छा बच्चों, इसके बाद जो हमारी डी एक्सरसाइज है वो क्या है, सर्कल द करेक्ट वर्ब, यानी कि वर्ब फॉर्म, और राइट इट इन द ब्लैंक्स। ठीक है। अहमद वंडर्ड वेयर ही डैश हिज की, लेफ्ट, इसमें पहले का क्या होगा, लेफ्ट। फिर उसके बाद होगा ही बिलीव्स ही डैश, यानी कि हैज़ लॉस्ट देम, इसमें क्या ऑप्शन आएगी, हैज़ लॉस्ट। फिर थर्ड आ जाता है, थर्ड के अंदर फिर आ जाता है द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड द इंटरव्यूअर दैट द एप्लीकेंट डैश, डैश के बाद क्या होगा, हैड अराइव्ड। ये देख लीजिएगा आप कि इतना यहाँ पे हैड अराइव्ड आएगा, ये हमारी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ आ जाता है द इंटरव्यूअर सेज दैट शी डैश फॉर एन आवर हैज़ बीन वेटिंग, ये वाली फॉर्म स्टार्ट, ये वाला ऑप्शन जो है ये आएगा। आई फेल्ट डैश आफ्टर द मील सेटिस्फाइड। अब बच्चों इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है, अल्लाह भला करे, हमारी राइटिंग। राइटिंग के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक मर्सी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय यूजिंग स्पेसिफिक वर्ड एंड डिटेल फ्रॉम द टेक्स्ट। अब इसका जो मैंने बच्चों लिखा है, अब वही वाली चीज़ आ जाती है कि हम लोगों ने राइटिंग का और
खूबसूरती का कोई ज़्यादा ख़्याल नहीं रखा, लेकिन आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब ये हम लोगों ने पैराग्राफ लिखा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ रिवर्ड as a figure of mercy in human history. His teachings and actions simplify compassion and kindness toward all beings. His message, as outlined in the text, extends beyond humanity to encompass animals and birds, reflecting a comprehensive understanding of mercy. स्टोरीज फ्रॉम हिज लाइफ, सॉरी यहाँ पे एच कैपिटल होगा, स्टोरीज फ्रॉम हिज लाइफ सच एज, फिर वही बच्चों, बस वो तेज़ी तेज़ी से जब इंसान लिखता है तो इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं, आप लोगों को मैं साथ साथ बता रही हूँ, तो ये आप देख लीजिएगा। सच एज हिज ट्रीटमेंट ऑफ द नोमैड who approached his aggressively, demonstrate his ability to respond with patience and forgiveness even in challenging situations. His mercy was not limited to believers but extended to all regardless, यानी कि all के बाद हमारा ये कॉमा आएगा बच्चों, ठीक है, but extended to all regardless of faith. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's legacy of mercy continues to inspire people around the world to emulate his compassion and kindness. तो बच्चों ये मैंने पैराग्राफ लिखा है मर्सी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, एनालाइज द टेक्स्ट एंड राइट एट लीस्ट 5 मेन पॉइंट्स ऑन मर्सी फॉर ऑल। और बच्चों यहाँ पर मैंने ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ पे लिखा है। अब ये देखें, इसमें मैंने 5 पॉइंट्स, ये पहला पॉइंट क्या लिखा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ बीकन of light for humanity, embodying principles of justice, compassion and knowledge. अच्छा बच्चों, यहाँ पर मेरा बेटा जब याद कर रहा था तो उसे एम्बॉडिंग का वर्ड जो है इतना सा थोड़ा सा यानी कि डिफ़िकल्ट लग रहा था, तो मैंने उसे उसके सिनोनिम्स दिए। मैंने कहा है उसे कि या तो इसकी जगह आप एम्बॉडिंग नहीं करना चाहते तो आप रिप्रेजेंटिंग भी कर सकते हैं, यानी सिम्बलाइजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों से बेहतर है आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी सिंप्लीफाई प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, ठीक है, कंपैशन एंड नॉलेज। पहला पॉइंट हो गया। अब ये मतलब कि सिंप्लीफाई से जो है इतना सा थोड़ा सा आपका पॉइंट जो है इतना वो आसान इंग्लिश का बन जाता है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है, हिज मर्सी एक्सटेंडेड नहीं होगा, एक्सटेंड्स, हिज मर्सी एक्सटेंड्स टू ऑल क्रिएशंस including animals and birds, as emphasize लिख लें या हाईलाइटेड कर दें। मेरे बेटे को एम्फिसाइज्ड का लफ्ज़ जो है इतना सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, तो मैंने उसे हाईलाइटेड का लफ्ज़ दिया है, ठीक है, एज इट हाईलाइटेड इन द कुरानिक वर्ड्स, ठीक है, स्टेटिंग, अब यहाँ पे स्टेटिंग का लफ्ज़ कर लें या डिक्लेयरिंग दैट कर लें, यह आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, कुरानिक वर्ड्स डिक्लेयरिंग दैट his sorry he was sent as a mercy for all worlds, ठीक है। इसके बाद आपकी ये हो गया, ये डबल कॉमा के अंदर आप लिखें और ये आ गया फुल स्टॉप, ठीक है। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट, एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिज लाइफ such as showing kindness to a cat and forgiving his enemies after the conquest of Makkah illustrate his compassionate nature. Compassionate nature क्या होती है? रहमत की फितरत, यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत की फितरत है उसे बयान करती है ये चीज़ें। फिर उसके बाद क्वेश्चन वो सॉरी फोर्थ पॉइंट आ जाता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड मर्सी इज़ हाईलाइटेड इन हिज टीचिंग्स एज सीन इन हिज emphasis on Allah's love for kindness and his treatment of prisoners of war with dignity.
अच्छा बच्चों, ये वाला जो पॉइंट था मेरे बेटे को ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था, इसको फिर मैंने आसान इंग्लिश के अंदर किया है, आप लोगों के सामने भी रख देती हूँ। अगर आपने ये वाला नहीं करना तो ये वाला पॉइंट कर लें। द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड मर्सी इज़ हाइलाइटेड इन हिज टीचिंग्स। This is shown in how he talk about Allah's loving kindness, and this is the way how he treated prisoners of war with respect and honor. आप चाहे ये वाला पॉइंट कर लें, चाहे ये वाला कर लें, लेकिन ये वाला इसलिए बेहतर है कि यानी कि थोड़ी सी मॉडर्न इंग्लिश हो, थोड़े से मोटे-मोटे अल्फाज हों, तो मतलब कि ये जो एग्जामिनर्स होते हैं उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। फिर आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स मर्सी ट्रांसेंड्स religious boundaries as he treated believers and non-believers alike with compassion and forgiveness. अब मेरे बेटे को फिर ये वाला पॉइंट जो है इतना समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने इसको आसान अल्फाज के अंदर किया, आसान ज़बान में क्या कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स मर्सी, ये अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स मर्सी गोज़ बियॉन्ड रिलीजियस लिमिट्स बिकॉज़ ही ट्रीटेड बोथ बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स विद काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है बच्चों, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस इंटरफेथ हार्मनी कीपिंग इन व्यू द करंट वर्ड scenario and write a paragraph of 100 to 150 words. इसका मैंने ये मतलब कि लिखा है, in today's globalized world fostering interfaith harmony is more crucial than ever with diverse religious belief coexisting, understanding, respect and cooperation among different faith communities are essential for peace and stability. Unfortunately, conflict fueled by religious differences continue to plague many regions. Continue to plague क्या होता है? हमारा तंग करना या परेशान करना. However, examples of interfaith cooperation क्या होता है? Cooperative interaction with different people. ठीक है. Example of interfaith cooperation and dialogue offer hope for a better future. Through open communication, mutual respect, and a focus on shared value, communities can bridge divides and work towards common goals. Governments, religious leaders, and civil society organizations all have a role to play in promoting interfaith harmony through education, dialogue, platforms, and policies that protect religious freedoms. Embracing diversity and building inclusive society are key steps toward creating a world where people of all faiths can live together in peace and harmony. तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा बच्चों ये अहम चीज़ है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि इतना इन लोगों ने मतलब कि ये कि प्रूफ रीड यानी कि ये हमारे पैराग्राफ दिए हैं, इसके अंदर जो है इतना कुछ इन्होंने आगे पीछे करके मिस्टेक्स ग्राफ दिए हैं, इसके अंदर जो है इतना कुछ इन्होंने आगे पीछे करके मिस्टेक्स की हैं। देखें, here are 3 short paragraphs, find the mistakes, mostly punctuation and spelling, about 10 mistakes per paragraph and rewrite द पैराग्राफ। अब यहाँ पे सबसे पहले डिड का पहला डी कैपिटल होगा, डिड यू नो, यहाँ पे एन ओ की बजाय के एन ओ डब्ल्यू वाला नो होगा। दैट बैट्स आर मैमल्स। अब मैमल्स के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लगा, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद वी का डब्ल्यू कैपिटल होगा। वी नो दे आर मैमल्स, ये नो नहीं होगा, ये के एन ओ डब्ल्यू नो होगा।
We know they are mammals just like us because they are warm blooded. फिर इसके बाद दे यानी कि वार्म ब्लडेड के बाद फुल स्टॉप और दे का टी कैपिटल होगा. दे आर द ओनली मैमल्स दैट नो नो नहीं KNOW नो. ठीक है. हाउ टू फ्लाई बैट्स इसमें यानी कि हाउ टू फ्लाई के बाद फुल स्टॉप आएगा. बैट्स का बी कैपिटल होगा. बैट्स आर नॉक्टर्नल. नॉक्टर्नल का जो एन है इन्होंने कैपिटल लिखा हुआ है, ये स्मॉल होगा. ठीक है. विच मीन्स दे स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड आर अवेक एट नाइट. एट नाइट के बाद इन्होंने फुल वो क्या नाम है क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप आएगा. फिर आ जाता है हमारा पैराग्राफ नंबर 2. इसके बाद इसमें लिखा हुआ है बीज. ये बीज है, बी कैपिटल होगा, BEES. बीज आर इंटरेस्टिंग. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग की स्पेलिंग गलत है. INTERESTING ये होगा. ठीक है. बीज आर इंटरेस्टिंग एनिमल्स. हनी बी. अब ये हनी और ये बी, इसके अंदर एक तो इन्होंने डिफरेंस रखा हुआ है और ये BE नहीं होगा, BEE होगा. हनी बी कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 15 माइल्स पर आवर. अब उसके बाद फुल आर के बाद फुल स्टॉप आएगा. फुल स्टॉप के बाद ए जो है इन्होंने स्मॉल लिखा हुआ है, ये कैपिटल होगा. ए हाइव ऑफ हनी बी. फिर यही हनी बीज के दरमियान डिफरेंस रखा हुआ है. ये हनी बीज एक साथ लगाना है. हनी बीज हैज़ अबाउट 40,000 bees in it. इन इट के बाद फिर इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है. क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा. और उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें टी कैपिटल होगा और हनी बी के दरमियान जो डिफरेंस है ये नहीं होगा. द हनी बी द हनी बी हैज़ 5 eyes. फिर उसके बाद हमारा ए जो है वो कैपिटल होगा. अ वर्कर बी विल मेक. ये मार्क लिखा हुआ है, MAK लिखा हुआ है, ये MAKE होगा. मेक 1/12 ऑफ द स्पून ऑफ हनी ओवर इट्स लाइफ टाइम. लाइफ टाइम के बाद इन्होंने फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप आएगा. बीज हैव बीन मेकिंग हनी फॉर अबाउट 150 million years. फिर उसके बाद हमारा पैराग्राफ नंबर 3 आ जाता है. इसमें डिड लिखा हुआ है. डिड का डी कैपिटल होगा. डिड यू नो that a person can live without food for more than a whole month. इसमें HOLE सुराख वाला होल लिखा हुआ है, ये WHOLE होगा. होल मंथ. इसके बाद इन्होंने मतलब यहाँ पर हमें पंक्चुएशन के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ है. यहाँ पे हमारा मंथ के बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा और ए कैपिटल हो जाएगा. और पर्सनस कैन ओनली लिव फॉर यानी कि अबाउट यहाँ पे फोर नहीं होगा, FOR होगा. FOR लिव फॉर अबाउट 1. ये WON लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, ONE 1 होगा. ONE 1 वीक विदाउट वाटर. फिर वाटर के बाद फुल स्टॉप आएगा और वी का W कैपिटल होगा. वी नीड वाटर मोर देन. यहाँ पे THEN है यहाँ पे THAN होगा. मोर देन. वी नीड फूड. फुल स्टॉप ये खैर लगा हुआ है. अबाउट 97% ऑफ अर्थ. अर्थ का E कैपिटल होगा और ये अर्थ लिखा हुआ है, ये अपोस्ट्रोफी S लगेगा. EARTH अपोस्ट्रोफी S और E कैपिटल होगा. वाटर इज इन द ओशंस. जस्ट 3% ऑफ द अर्थ्स वाटर. फिर यहाँ पे वही वाली गलती है, E कैपिटल होगा इसका और अर्थ के बाद अपोस्ट्रोफी S लग के अर्थ्स बनेगा. अर्थ्स वाटर कैन बी यूज. ये यहाँ पे फिर वो FOUR वाला 4 लिखा हुआ है, ये FOR बनेगा फॉर ड्रिंकिंग. अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर. यहाँ पे वर्ल्ड के बाद अपोस्ट्रोफी S लगेगा और W इस पे कैपिटल होगा. वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर. अब यहाँ पे फ्रेश वाटर के दरमियान जो है फ़र्क नहीं आएगा. फ्रेश वाटर एक लफ्ज़ की तरह से बन के लिखा जाएगा. इस
फ्रोज़न इन द नॉर्थ, नॉर्थ का एन कैपिटल होगा एंड साउथ, साउथ का भी एस कैपिटल होगा, पोलर का पी कैपिटल होगा, आइस केप वैसे का वैसा आ जाएगा। तो बच्चों ये थी ये चीज़ें। तो बच्चों यहाँ तक थी मैंने एक्सरसाइज वगैरह की है, बाकी आ जाती है समरीज वगैरह और थोड़ा बहुत बाकी का। इससे पेश था कि बहुत लंबी वीडियो हो जाए, यहीं पे हम खुदाफिज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के ऊपर मैं इसकी समरी अपलोड कर दूंगी। उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।